Welcome back, students. So in our previous lecture we had discussed about what is a function, and before that we had seen what is a set, and then we had defined Cartesian product between two sets, and then we had discussed what is a relation. अब रिलेशन भी तीन प्रकार का होता है, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। जो आपके सिलेबस में है, जो मुख्य पार्ट है आपके सिलेबस का, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है। लेकिन हमने आपको एंटी सिमेट्रिक भी बता दिया था, क्योंकि किसी बुक में अगर आप एनसीईआरटी के अलावा भी और भी बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें एंटी सिमेट्रिक का जिक्र रहता है। अब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, उसको हम लोगों ने एक नया नाम दिया था इक्विवेलेंस रिलेशन। और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक, तो इतनी सी बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब जो बारी है वो हर एक तरह के रिलेशन का एग्जाम्पल देखना और अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करना। बिफोर कमिंग टू द एक्सरसाइज मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूं जो कि मेनली ऑफ द कोर्स होगा, बट इट्स माय ड्यूटी टू लेट यू इन्फॉर्म अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी। तो एक टर्म आता है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास तो पहले एक बहुत ही फेमस थ्योरम है जिसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, ये ऑफ द कोर्स होगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग रिलेशन। कोई आपको बताता नहीं है जनरली इसको, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन कोर्स की शुरुआत है, अभी हम लोगों ने एक ही लेक्चर देखा है, तो अभी हमारे पास पर्याप्त टाइम है। तो मैं ऐसा प्रयास करूँगा कुछ भी छूटे ना, आपका सिलेबस तो कवर हो ही, साथ ही आपको कम्पिटिटिव नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें मिलें, क्योंकि आपका आखिरी लक्ष्य सिर्फ इंटर पास करना तो है नहीं, आगे भी पढ़ाई करना है। तो अगर आगे की चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आप अभी से सुने रहेंगे तो आपको आगे आसानी होगी। तो इसीलिए इन चीज़ों को, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को आपको देने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। ठीक, ये दो बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो और जो ट्रांजिटिव हो। जो क्या हो, ट्रांजिटिव हो। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। और अगर ये तीन चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं, मीन्स रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अगर ये तीन चीज़ें सेटिस्फाइड हैं तो रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है। सही बात है। ठीक, अब आते हैं अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है वो बात करता है पार्टीशन की, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा 11th में आपने पार्टीशन ऑफ ए सेट नाम सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो प्रोबेबिलिटी में आप सुनेंगे किसी सैंपल स्पेस का पार्टीशन क्या होता है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको पार्टीशन के बारे में बता देता हूँ। वी विल बैक ऑन दिस टॉपिक्स विद एग्जाम्पल, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम किसी सेट का पार्टीशन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो पार्टीशन ऑफ अ सेट,
बहुत ही आसान कंसेप्ट है और पार्टीशन इक्विवेलेंस रिलेशन से कनेक्टेड है, इसीलिए आपको पार्टीशन ऑफ सेट में बताने चल रहा हूँ। इसको हम बारी बारी से अभी विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, या आपकी एक्सरसाइज में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यही सब चेक करना है तो वहाँ से ही क्वेश्चन उठा लेंगे। पार्टीशन ऑफ अ सेट, पार्टीशन ऑफ अ सेट, किसी सेट का पार्टीशन क्या होता है? ठीक, चलिए मान लीजिए ये कोई सेट को रिप्रेजेंट करता है, दिस फिगर रिप्रेजेंट्स अ सेट। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आपको आसानी से समझ में आ भी जाएगा, बस आप कंसंट्रेट होकर सुने हमारे शब्दों को। मान लीजिए ये फिगर जो है वो एक सेट को डिनोट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स अ सेट। अब इस सेट के पार्टीशन का मतलब ये होता है कि हम इसको छोटे छोटे डिसजॉइंट पार्ट में तोड़ दें। अब वो कितने पार्ट में तोड़ते हैं दैट डजंट मैटर, वह मैटर नहीं करता है। बस किसी सेट के पार्टीशन से ये मतलब है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं और उन टुकड़ों में कुछ भी कॉमन ना हो। अब जैसे हमने इस सेट को तोड़ दिया ऐसे ABCDE में, अब खास बात क्या होनी चाहिए कि किसी भी दो को हम लें तो उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। मीन्स A इंटरसेक्शन B 5 हो, B इंटरसेक्शन C 5 हो, A इंटरसेक्शन C 5 हो। मीन्स किसी दो को भी लें, किसी भी दो को चूज़ करें और उनका इंटरसेक्शन ले तो 5 आना चाहिए, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। और अगर सब का यूनियन ले लें तो पूरे का पूरा सेट हमको मिलना चाहिए। मान लीजिए सेट S रिप्रेजेंट करता है तो सब का यूनियन लेने पर हमें पूरे का पूरा सेट मिलना चाहिए। ठीक बात है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है कि मान लीजिए सेट S है तो इसको इसके सबसेट्स में डिवाइड कर दें और ऐसे सबसेट्स में डिवाइड करें कि किसी भी दो में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, एक सेट S दिया था, हमने उसको ABCDE में तोड़ दिया। कितने भी टुकड़े आप बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए F भी बना दिया, G भी बना दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब खास बात क्या होनी चाहिए कि इन सब सबसेट्स का अगर यूनियन लें तो हमको पूरे का पूरा सेट मिल जाना चाहिए, और किसी भी दो को अगर हम उठाएं और उनका इंटरसेक्शन लें तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यही पार्टीशन का मतलब होता है। अब एक फॉर्मल डेफिनेशन हम आपके लिए लिख देते हैं। मान लीजिए लेट S इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, बी अ नॉन एम्प्टी सेट। जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो सिंपली नॉन एम्प्टी सेट ही लिया जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट है तो क्या उस पर एनालिसिस करेंगे, दैट इज़ मीनिंगलेस। ठीक, बट सम टाइम नल सेट भी इम्पॉर्टेंट होता है डिस्कस करने के लिए। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट S है, वी हैव ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल S। देन a collection of subsets of S, collection of subsets of S। मान लीजिए वह कलेक्शन ABCD या A1 A2 करके लिखते हैं, A1 A2 A3 कितने भी हो सकते हैं, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। बस जो ये सारे सेट्स हैं ये S के सबसेट होने चाहिए। A1 A2 A3 डॉट 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 ये सब क्या है, S के सबसेट्स हैं। तो उनके सबसेट का कुछ कलेक्शन लेंगे तो इसी कलेक्शन को पार्टीशन कहते हैं, इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ S, इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ S। इसको S का पार्टीशन कहते हैं इफ पहली कंडीशन सब का यूनियन लें,
कलेक्शन में जितने भी सबसेट्स दिए हैं सबका यूनियन लें तो पूरे का पूरा सेट मिल जाए, पूरे का पूरा सेट मिल जाए। और दूसरी कंडीशन क्या है, किसी भी दो को लें और उनका इंटरसेक्शन लें तो वो फाई हो, ए आई इंटरसेक्शन ए जे फाई हो फॉर ऑल आई जे, हर एक आई जे के लिए। लेकिन जब आई बराबर जे हो जाएगा तो दोनों सेट बराबर हो जाएंगे तो फाई तो आएगा नहीं, क्योंकि उनके इंटरसेक्शन में पूरा पूरा सेट ही आ जाएगा। तो ये आई नॉट इक्वल टू जे के साथ देखा जा रहा है। मीन्स किसी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन नहीं लेना है, किसी सेट का दूसरे के साथ। ठीक, तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो यह जो कलेक्शन हमने ले रखा है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पार्टीशन ऑफ एस। अब ये पार्टीशन की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रामानुजम के बारे में सुना होगा, उन्होंने पार्टीशन पर बहुत काम किया है। आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ गिने चुने ही गणितज्ञ हैं जो आज की सेंचुरी में फेमस हैं, भारतीय गणितज्ञ। बहुत कम लोगों का नाम सुनने को मिलता है या उनको उंगलियों पर गिना जा सकता है। तो उनमें से सबसे जो ग्रेटेस्ट माने जाते हैं हमारे रामानुजम। अब आर्यभट्ट वगैरह की बात छोड़ दीजिए, वो तो बहुत पुराने हो गए, मॉडर्न टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने पार्टीशन पर बहुत काम किया है, मॉक थीटा फंक्शन पर काम किया है। आपको उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो। ठीक, और वैसे भी पढ़नी चाहिए अगर आप मैथ्स के विद्यार्थी नहीं हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे वो। तो ये होता है पार्टीशन ऑफ सेट। अब सिंपली अगर इसको मैं एक बार और आपको रिकॉल कराऊं तो मान लीजिए सेट एस कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया है, उसको इस फिगर से समझ लेते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम आप जानते ही हैं, किसी सेट को फिगर के माध्यम से समझा जा सकता है। अब अगर ये सेट ए है तो इनके सबसेट्स मान लीजिए ए बी कितने भी हो सकते हैं, तो हमने सिर्फ ए बी से ले लिया आसानी के लिए। तो एस के लिए ये जो कलेक्शन ए बी सी होगा इसको हम एस का पार्टीशन कहेंगे। यदि तीनों का यूनियन लें तो वो एस आ जाए और किसी भी दो का इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो, किसी में कुछ भी कॉमन ना हो। ए का बी के साथ और ए का सी के साथ, किसी भी दो का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो अब आपने पार्टीशन को समझ लिया होगा। अब देखते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ सेट है, अचानक ये रिलेशन कहाँ से इसमें इंटर रिलेट हो गया, तो उसको हम अगले अपने थ्योरम से समझेंगे। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका प्रूफ मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड आपके लिए हो सकता है, थोड़ा सा हार्ड आपके लिए हो सकता है। तो बस आपको समझना है कि कैसे रिलेटेड है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। ठीक, ये हमने इसलिए ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब आगे पढ़ें तो आपको ऐसा ना लगे कि ये सब पढ़ाया नहीं गया था, आप इसके बारे में सुने रहें। ठीक, तो यह थ्योरम कहता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, let S be any non-empty set, S कोई non-empty set है, then if R is an equivalence relation, if R is an equivalence relation on S, अगर सेट S पर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन R है तो ये जो R है देन R जो है S का पार्टीशन कर देता है।
then R determines a partition of S. Then R determines a partition of, then R determines a partition of S. R क्या करेगा? S को पार्टीशन कर देगा। मतलब S क्या करता है? नाइफ का काम करता है। R कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है? नाइफ का काम करता है। और सेट अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो जो R है वो S को काट डालेगा, छोटे छोटे पार्ट में बांट देगा। ठीक, अब इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। अब कन्वर्स का मतलब क्या है? एंड इफ वी हैव ए पार्टीशन ऑफ एस, अगर हमको पार्टीशन पहले से दे रखा है, एंड इफ वी हैव ए पार्टीशन ऑफ एस, देन वी कैन डिफाइन, then we can define an equivalence relation, then we can define an equivalence relation on S. अगर R इक्विवेलेंस रिलेशन है S पर तो R S का पार्टीशन कर देगा। और इसका उल्टा भी सही है कि अगर S का पार्टीशन दिया है तो उसकी मदद से एक इक्विवेलेंस रिलेशन S पर डिफाइन किया जा सकता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? अगर शॉर्ट में कहें, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ R डिटरमाइंस अ पार्टीशन ऑफ S। तो इस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्टीशन कनेक्टेड हैं। अब यहां से एक बात और आती है, लॉजिक है। अब अगर पूछा जाए किसी सेट के कितने पार्टीशन हो सकते हैं, भाई यही तो है, हमने कहा कि आप कितने भी सेट ले सकते हैं। आप एक सेट को मैं 4 पार्ट में तोड़ता हूं तो आप 10 पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कितने पार्टीशन किसी सेट के हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जितने इक्विवेलेंस रिलेशन हो पाएंगे, क्योंकि हर एक इक्विवेलेंस रिलेशन एक पार्टीशन देगा और हर एक पार्टीशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन देगा। या थ्योरम यही तो कहता है कि अगर R इक्विवेलेंस रिलेशन है तो एक पार्टीशन हमको उसके रिस्पेक्ट में मिल जाएगा, और अगर एक पार्टीशन है तो उसके रिस्पेक्ट में हमको एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन आर सेम थिंग। मैं किसी सेट का पार्टीशन बोलूं या किसी सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन बोलूं, दोनों एक ही बात होगी। यह रिलेशन दोनों को एक ही कर देता है, दोनों को मर्ज कर देता है। मीन्स equivalence relation and partition of a set are not two distinct things, they are same, they are same। तो अगर किसी सेट S, आपको कोई सेट S दिया है, आपसे पूछता है इसके कितने तरीके से इसको पार्टीशन किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे जितना इक्विवेलेंस रिलेशन इस पर डिफाइन किया जा सकता है, जितना इक्विवेलेंस रिलेशन इस पर डिफाइन किया जा सकता है। तो मैं इसको एक नोट करके लिख देता हूं। लेट S इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, बी अ नॉन एम्प्टी set, then number of partition of S, then number of partition of S means S को कितने प्रकार से तोड़ा जा सकता है, is equals to number of equivalence relation, number of equivalence relation on
एस। जितने इक्विवेलेंस रिलेशन दिए होंगे आपको उतने प्रकार से किसी सेट का पार्टीशन किया जा सकता है। ठीक, चलिए अच्छा, इसको हम छोटा सा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेट हमको दे दिया है 1 2 3, सेट दे दिया है 1 2 3। तो इसके कितने पार्टीशन हो सकते हैं, आइए देखते हैं। अब पार्टीशन का मतलब क्या हुआ, कितने सबसेट्स कितने प्रकार से चूज कर सकते हैं कि सारे डिसजॉइंट हों आपस में और उनका यूनियन करने पर पूरा पूरा सेट आ जाए। तो देखिए पहला पार्टीशन तो ये हो सकता है कि पूरे का पूरा सेट ही ले लिया जाए। भाई कोई भी सेट खुद का भी तो सबसेट होता है, तो अगर पूरे का पूरा एस ही ले लेंगे तो वही पार्टीशन बन जाएगा। ठीक, तो एक तो पूरे का पूरा एस हो गया। अगर दूसरे पार्टीशन की बात करें तो इसमें हम पहला सबसेट 1 ले सकते हैं, दूसरा सबसेट 2 ले सकते हैं और तीसरा सबसेट 3 ले सकते हैं। सारे सबसेट्स आपस में डिसजॉइंट हैं और सब का यूनियन करने पर एस मिल जाएगा, तो यह एक पार्टीशन हो गया। देखिए तीसरा पार्टीशन क्या चूज कर सकते हैं, चलिए पेयर बना देते हैं, 1 2 ले लेते हैं, उसके बाद 3 ले लेते हैं। फिर से दोनों डिसजॉइंट हैं और यूनियन करने पर पूरा पूरा एस आ जाएगा। आइए ऐसे ही और कॉम्बिनेशन बनाते हैं। चलिए 1 को अकेले कर देते हैं, 2 3 को एक साथ कर देते हैं। यह भी एक पार्टीशन होगा क्योंकि ये डिसजॉइंट हैं और यूनियन करने पर एस आ जाएगा। क्या इसके अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी है? भैया हमने पूरा पूरा एस ले लिया, सिंगल सिंगल ले लिया, पेयर कर दिया, अब और तो मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। एक पॉसिबिलिटी और है, आप 1 और 3 को भी एक साथ ले सकते हैं और 2 को अलग कर दीजिए, ये हो गया। अब इसके अलावा और कोई भी आपको नहीं मिलेंगे। सही है, तो ये क्या बन गया, 5 पार्टीशन हमने इस सेट का पा लिया। तो इससे एक चीज़ हमको और पता चल गई, अगर सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उस पर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, 5 इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन छोटा सा बना सकता है वो, भाई ऐसे आपको सेट दे दिया, पूछ लिया फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एस। अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछता है तो 2 की पावर r इंटू एस होता है, जहां r पहले सेट में एस दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो r स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक ही सेट लिया जा रहा है और r की वैल्यू यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 की पावर 9 हो जाएगा। अब ये जो भी आएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इतना है, लेकिन उनमें से इक्विवेलेंस कितना होगा, 5 इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आई होप बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यह थ्योरम हमने आपको क्यों बताया, तो इसको थ्योरम को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट पर देता है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें थी आपके लिए, और अगर आप एक क्यूरियस स्टूडेंट हैं तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप ये नहीं कहेंगे क्या पढ़ा दिए बेफालतू का, फालतू कुछ भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, तो उसके बारे में आप निश्चिंत रहें। और एज ए छात्र आपको हमेशा क्यूरियस होना चाहिए। यू शुड नॉट लिमिट योर सेल्फ ओनली टू द टेक्स्ट बुक, आपको उससे आगे भी बढ़ना चाहिए। रिलेशन आपने पढ़ा तो आपको इसके आगे की इम्प्लीकेशंस पता होनी चाहिए। क्यों पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ के क्या कर लेंगे, ना पढ़ें तो क्या कुछ हो जाएगा। तो आपको फ्यूचर देखना चाहिए कि आगे चल के ये कहाँ से इंटरलिंक्ड होगा, ये थ्योरी क्यों बनाई गई। अब ऐसा तो है नहीं कोई भी थ्योरी इंटर तक ही आके समाप्त हो जाती है, हर एक थ्योरी का अपना एक पीक पॉइंट तक होता है, रिसर्च वर्क तक वो खिंच के आता है, तो आपको उसको समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जब देखिए रिलेशन हमारा पार्टीशन से कनेक्ट हो गया,
अब पार्टीशन एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। पार्टीशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक अनडेवलप्ड हैं, रिसर्च एरिया है। अब अगर मैं आपको पार्टीशन से इसको कनेक्ट करके ना बताता तो आप बस रिलेशन क्या जानते हैं, रिलेशन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, यही 2-4 चीज़ें जानकर आपके लिए बस रिलेशन इतना ही रह जाता। मीन्स आपका जो स्फेयर ऑफ नॉलेज है बाउंड हो जाता। अब उस स्फेयर ऑफ नॉलेज में हमने क्या कर दिया, होल कर दिया। अब आप निकल गए आगे तक, पार्टीशन से इक्विवेलेंस रिलेशन कनेक्ट हो गया, पार्टीशन की बात आ गई। अब नाउ दिस इज़ अ बिग एरिया। अब यहाँ आप अच्छी अच्छी किताबें उठाइए, स्टैंडर्ड किताबें उठाइए, पार्टीशन के बारे में पढ़िए अगर आप क्यूरियस हैं तो, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके लिए इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा अगर आपको सिर्फ इंटरमीडिएट करना है तो, ठीक। चलिए अब यहीं से एक और कंसेप्ट आता है, इक्विवेलेंस क्लास का। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है इसको अभी हम देखते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कोई सेट एस है, नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और मान लेते हैं अब सेट है जो हमारा क्यूरियोसिटी है वो रिलेशन से है, क्योंकि सेट थ्योरी तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो मान लेते हैं इस पर कोई रिलेशन आर है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। R is an equivalence relation on S. R is an equivalence relation on S. S पर कोई equivalence relation है, ठीक है। अब भैया अभी हमने आपको बताया कि अगर सेट पर कोई भी equivalence relation है तो वह क्या करता है, सेट का पार्टीशन कर देता है, सेट का पार्टीशन कर देता है। अब हम बात करेंगे कि जब ये इसका पार्टीशन कर देता है तो अगर हम उस पार्टीशन को हमें निकालना है, भाई ये पार्टीशन करेगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा। अब उन छोटे छोटे पार्ट को हम कैसे पाएंगे, कैसे पता चलेगा कि जो आर है ये कौन से छोटे छोटे पार्ट में तोड़ रहा है, वो आप इक्विवेलेंस क्लास से समझेंगे। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या है अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है और मान लीजिए सेट में कोई एक एलिमेंट ए फिक्स कर लीजिए, भाई एस नॉन एम्प्टी है, कोई ना कोई एलिमेंट होगा। अब अगर ए इसका एलिमेंट है तो ए किसी न किसी और एलिमेंट्स से कनेक्टेड होगा थ्रू दिस रिलेशन। मान लीजिए यहाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनसे हमारा ए कनेक्टेड है, जिनसे हमारा ए क्या है, कनेक्टेड है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम लॉजिकल है। अब अगर ए हमारा इन सब एलिमेंट्स से कनेक्टेड है तो क्या ये एलिमेंट भी आपस में कनेक्टेड होंगे? बहुत। मान लीजिए ये सी है, ये बी है और ये सी है, तो हमने मान रखा है ए बी से भी कनेक्टेड है और ए सी से भी कनेक्टेड है, सही है। ए कॉमा बी भी आर में आ रहा है और ए कॉमा सी भी आर में आ रहा है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि बी और सी भी कनेक्टेड हो जाएंगे, बी और सी भी कनेक्टेड हो जाएंगे। कैसे? अगर ए कॉमा बी आर में है और ए कॉमा सी आर में है तो आप बताइए, अगर ए कॉमा सी आर में है तो सी कॉमा ए भी आर में होगा,
ऐसा क्यों? क्योंकि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, मीन्स सिमेट्रिक तो होगा ही होगा। अब आप देखिए सी कॉमा ए आर में है और ए कॉमा बी आर में है। नाउ यूजिंग ट्रांजिटिविटी ऑफ द आर सी ए बी, तो रिलेशन किसके किसके बीच में हो जाएगा? सी कॉमा बी के बीच में भी हो जाएगा बाई ट्रांजिटिविटी। तो कहने का सार सिर्फ इतना है कि मान लेते हैं ए बी से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, बहुत सारे एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ये एलिमेंट भी आपस में रिलेटेड हो जाएंगे, ये एलिमेंट्स भी आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। अब ए से जितने भी एलिमेंट रिलेटेड हैं उनका अगर हम लोग एक सेट बना लें, ए से जितने भी एलिमेंट रिलेटेड हैं उनका अगर हम लोग एक सेट बना लें, तो वो जो सेट होता है वो ए का इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए कहलाता है। मीन्स किसी एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएगा? किसी एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो उससे रिलेटेड होंगे थ्रू द इक्विवेलेंस रिलेशन आर। अब एक प्रॉपर डिफिनीशन मैं आपके लिए लिख देता हूं। लेट एस इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। थोड़ा ये थ्योरेटिकल टॉपिक है तो आपको घबराना नहीं है, नहीं भी समझ में आ रहा 2 बार 4 बार पढ़िए, हमसे पूछिए, आप कमेंट करके पूछिए, मैं फिर से समझा दूंगा। लेकिन आपको जानना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, आपको स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दी जा रही हैं तो आपको क्यूरियोसिटी के साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सिर्फ सिलेबस नहीं देखना चाहिए, ठीक? क्योंकि हमें भी शौक़ नहीं है फालतू चिल्लाने का। आपको दे रहा हूँ तो मतलब ये इम्पॉर्टेंट है फॉर नॉलेज, ठीक? तो आप लोग इसको समझने का प्रयास ज़रूर करिए। मान लेते हैं एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड आर इज एनी इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि पार्टीशन के लिए रिलेशन का इक्विवेलेंस होना ज़रूरी है। आर इज एनी इक्विवेलेंस रिलेशन, R is any equivalence relation on S। R कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन है S पर। Now for any A belongs to S, S के किसी भी एलिमेंट के लिए for any A belongs to S, ये सब समझने की चीज़ें हैं, इसको आप साइड में बनाकर समझ लेंगे। Now for any A belongs to S, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई ए बार से लिखते हैं या ब्रैकेट में ए को लिखते हैं? is denoted by a bar and defined as, इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे B belongs to S such that, जो कि क्या होंगे? A से रिलेटेड होंगे। A के इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो A से क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। जैसा कि यहाँ हमने कहा, हमने ए सेट ले लिया, चलिए फिर से इसको बनाते हैं। एक एलिमेंट हमने फिक्स कर लिया, अब ये जिससे जिससे रिलेटेड है, जिन जिन एलिमेंट्स से रिलेटेड है उसका एक सेट बनाएंगे जो कि ए का इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। जैसे एक शराबियों का ग्रुप होता है, एक धूर्तों का ग्रुप होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक शराबी किससे रिलेटेड होगा? दूसरे शराबी से। एक एल्कोहलिक दूसरे एल्कोहलिक से ही रिलेटेड होगा। तो जितने भी ऐसे एक एल्कोहलिक हमने यहाँ फिक्स कर दिया, अब इससे जितने भी एल्कोहलिक रिलेटेड हैं, जितने भी शराब पीने वाले रिलेटेड हैं, वो इसका क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंस क्लास कहलाएंगे। ये इसकी क्लास है, ये शराबियों की क्लास है, ठीक।
तो अब जब ये शराबी है भैया और ये दूसरे शराबी से रिलेटेड है, तो एक शराबी को दूसरे से मिलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये भी आपस में किसी न किसी तरीके से रिलेटेड हो ही जाएंगे। कितना भी उनको छिपाइए, एक दूसरे से दूर करिए, जब ये शराबी है तो अपने शराबी अपने नेबरहुड में शराबियों को ढूंढ ही लेगा पार्टी करने के लिए। तो ये है इक्विवेलेंस क्लास। जैसे यहाँ इनकी क्लास बनी, फिर ये आपस में भी अपनी क्लास बना लिए। बात समझ रहे हैं ना? ये अपना एक क्लोज्ड सर्किल बना लेंगे। अब ये किसी दूसरे ग्रुप में नहीं जाएंगे, क्योंकि पता चल जाएगा अगर ये दूसरे ग्रुप में आए, इसका कोई भी एलिमेंट और किसी सेट से रिलेटेड हुआ और किसी एलिमेंट से रिलेटेड हुआ, तो या तो इनको भी अपने अंदर पूरा शराबी बना लेगा। बात को समझिएगा। हमने क्या कहा, ये एल्कोहलिक है और ये इन सब से अलग अलग रिलेटेड है, तो ये भी आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। सही बात है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि ए का इक्विवेलेंस क्लास, तो ये अलग अलग एलिमेंट्स आए, ये सब आए। अब अगर हम इनमें से किसी का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो फिर से यही आ जाएगा। अगर ए का इक्विवेलेंस क्लास में ये सब एलिमेंट आ रहे हैं, अब अगर हम इन एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो फिर से यही सेट आ जाएगा। इसलिए हमने एल्कोहलिक का एग्जाम्पल लिया कि अगर ये एल्कोहलिक है और ये सारे एल्कोहलिक हैं जो इससे रिलेटेड हैं, तो ये भी आपस में रिलेट हो जाएंगे पार्टी करने के बहाने। और ऐसा क्या होगा, फिर इससे ये फ़ायदा होगा कि इनमें से किसी के बारे में भी आप जानकारी कर लीजिए, सब के बारे में जानकारी हो जाएगी, क्योंकि सब की इक्विवेलेंस क्लास यही आएगी। इन सब, इसका तो इक्विवेलेंस क्लास ये सारे थे ही, अब इनमें से किसी का भी इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो पूरे का पूरा फिर से यही आ जाएगा। ये बात है इक्विवेलेंस क्लास की। मीन्स यहाँ से हमको पहली प्रॉपर्टी मिलती है इक्विवेलेंस क्लास की। वो क्या मिलती है कि प्रॉपर्टीज़, आप हेडिंग डाल के इसको लिखते चलेंगे, क्योंकि नहीं तो इसी में मिक्सअप हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी की हेडिंग डाल देते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। पहला प्रॉपर्टी हमने क्या देखा, फिर से मैं आपको एक बार बताता हूं इसको, पूरी की चीज़ों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए सेट हमारा एस था, ये बड़ा सा सेट था एस, ठीक है। हमने इसमें एक एलिमेंट ए फिक्स कर लिया और हम इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहते हैं। तो इसके इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए से रिलेटेड होंगे। मान लीजिए ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो ये जो सेट होगा इन एलिमेंट्स का, ये ए का इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। क्लियर बात है। और ख़ास बात ये, और आप ध्यान दें थोड़ा सा, कि कोई भी एलिमेंट खुद के इक्विवेलेंस क्लास में तो आता ही है, क्योंकि आर रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। तो रिफ्लेक्सिव होने की वजह से ए कॉमा ए हमेशा आर में होगा। मीन्स हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, इसका मतलब वो खुद के इक्विवेलेंस क्लास में तो आएगा ही आएगा। तो ए का इक्विवेलेंस क्लास ये पूरा बन गया, ये पूरे बन गए, ए का इक्विवेलेंस क्लास बन गया। अब खास बात देखिए इस इक्विवेलेंस क्लास की। तो एल्कोहलिक के एग्जांपल से हमने समझा, ये शराबी हैं भैया, बेधड़क पीते हैं। अब ये किससे रिलेटेड होंगे, जो और शराबी होंगे समाज में। तो मान लीजिए ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब शराबी हैं।
तो ए के इक्विवेलेंस क्लास में ये सारे शराबी आ गए और ए खुद भी शराबी है, तो वो अपने इक्विवेलेंस क्लास में तो होगा ही होगा। अगर यही शराबी ना होता तो इनसे क्यों मिलता, इनकी क्लास में, इनके ग्रुप में क्यों शामिल होता। ठीक, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ए इनसे अलग अलग रिलेटेड है तो हमने देखा था कि ये भी आपस में रिलेटेड हो ही जाएंगे। इसको हमने यहाँ पर प्रूव किया था कि अगर ए बी से रिलेटेड है और ए सी से रिलेटेड है तो बी और सी भी रिलेटेड हो जाएंगे। ये शराबी हैं, ये शराबी हैं, ये शराबी हैं, तो ये दोनों भी तो शराबी हुए, ये भी आपस में रिलेट हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ए और बी रिलेटेड हैं, अगर ए और बी रिलेटेड हैं तो ए का इक्विवेलेंस क्लास और बी का इक्विवेलेंस क्लास दोनों बराबर आएगा। मीन्स अगर ए का इक्विवेलेंस क्लास हमने निकाला, ये सेट आ गया, अब इस सेट में किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास मैं निकालूंगा तो फिर से यही सेट आ जाएगा, अलग नहीं आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, अब देखिए, अब मान लीजिए इसके बाहर कोई एलिमेंट है डी, कुछ भी नाम दे दें। अगर इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड हो गया, ए के इक्विवेलेंस क्लास का कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड हो गया, या मैं ऐसा कहूं जब ये आपस में ही रिलेटेड हैं, अगर ए हमारा डी से रिलेटेड हो गया, ए शराबी है या नहीं ये नहीं पता है, अगर ये किसी शराबी से रिलेटेड हो गया तो ये भी इसकी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। ठीक, यही बात ये लिखा है कि अगर ए कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं तो उनकी इक्विवेलेंस क्लास बराबर होगी। ठीक, मीन्स दोनों एलिमेंट का अगर हम अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो सेम ही सेट मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, अब मान लीजिए बाहर एक एलिमेंट है जो ए से रिलेटेड नहीं है, ए कॉमा बी, इसको बी लेते हैं, बी का यूज हो रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए और बी रिलेटेड नहीं है। तो भैया अगर ए शराबी है, ए इज अल्कोहलिक एंड बी इज नॉन एल्कोहलिक, तो कभी भी ये इनकी क्लास में शामिल नहीं होगा, कभी भी इनकी क्लास में शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए और बी रिलेटेड नहीं है तो इनका अगर हम अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर कुछ भी कॉमन हो गया इसके इक्विवेलेंस क्लास और इसके इक्विवेलेंस क्लास में तो सब एक ही हो जाएंगे, सब शराबी हो जाएंगे, तो सब का इक्विवेलेंस क्लास बराबर आ जाएगा। मीन्स अगर ये रिलेटेड नहीं है तो इनका जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा वो इसके इक्विवेलेंस क्लास से डिसजॉइंट होगा, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब ऐसे ही ए कुछ एलिमेंट को कवर कर लेगा, इसके बी कुछ एलिमेंट को कवर कर लेगा, ऐसे ही अगर और एलिमेंट हैं, सी मान लीजिए है, इसका इक्विवेलेंस क्लास आएगा, वो कुछ एलिमेंट को कवर कर लेगा, एंड सिमिलरली हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालते जाएंगे, वो एस के एलिमेंट को पूरे का पूरा कवर करता चला जाएगा। मीन्स हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकाल के अगर हम उनका यूनियन ले लेंगे तो पूरे का पूरा सेट एस हमको मिल जाएगा, पूरे का पूरा सेट एस हमको मिल जाएगा। क्लियर है? तो अगली प्रॉपर्टी यही है कि अगर ए बिलोंग्स टू एस का हम उनके इक्विवेलेंस क्लास का सब का यूनियन ले लेंगे तो पूरे का पूरा सेट हमको, ये ए है, मिल जाएगा। भाई हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा, या तो वो सेम ही हो जाएंगे या तो अलग अलग होंगे। तो ऐसे ही अगर सारे एलिमेंट का हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो वो पूरे पूरे एस को कवर कर लेगा, सारे एलिमेंट किसी ना किसी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे और सब का यूनियन ले लेंगे तो पूरे का पूरा सेट हमको एस मिल जाएगा। ये बात थी इक्विवेलेंस क्लास की। अब इक्विवेलेंस क्लासेस क्या करते हैं, अगर कोई सेट दिया है उस पर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो अगर हम हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालते जाए, जितना निकल जाए
उसके बाद सब का यूनियन ले लेंगे तो पूरे का पूरा S मिल जाएगा, और कोई भी किसी भी दो इक्विवेलेंस क्लास का जो इंटरसेक्शन है वो फाई है। तो यही दो कंडीशन तो कहती हैं कि पार्टीशन की यही दो तो कंडीशन होती है कि सारे सबसेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो फाई हो और यूनियन करने पर पूरे का पूरा S मिल जाए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस क्लास क्या कहता है कि अगर S कोई सेट है उस पर R कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R क्या करेगा, S का पार्टीशन कर देगा। और अगर S कोई सेट है उसका पार्टीशन दिया है तो उसकी मदद से एक इक्विवेलेंस रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं S पर। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला कि पार्टीशन इज नथिंग बट द इक्विवेलेंस क्लास, या इक्विवेलेंस क्लास इज नथिंग बट गिव्स अ पार्टीशन ऑफ S। तो इक्विवेलेंस क्लास और पार्टीशन सेम चीज़ हो गई। अब बात ये उठती है कि ठीक है R हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो पार्टीशन तो कर देगा, वो थ्योरम से हमको पता चल गया, लेकिन कैसे करेगा, वह पार्टीशन किस मेथड से करेगा, कितनी पैनी धार होगी उसकी नाइफ की, तो वो हमको इक्विवेलेंस क्लास से मिलेगा। इक्विवेलेंस क्लास क्या कहता है कि अगर सेट S है उस पर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो S के हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा, और उन इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन कर देंगे तो वो पूरे का पूरा सेट दे देगा, और सब की इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा, जो कि पार्टीशन के लिए पार्टीशन की डिफिनीशन ही है। तो भैया ये पूरी बात रही, पूरी राम कथा यहाँ पर समाप्त हुई। अब बस एक इक्विवेलेंस क्लास का हम लोग एग्जांपल देख लें, किसी एक सेट को पार्टीशन कर दें, काम हो जाएगा। तो ये बहुत आज थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट था, थ्योरेटिकल था। ये बात मैं कंक्लूड करूँगा, और थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप लोग अगर प्रयास करेंगे तो सीख जाएंगे। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, आपके सामने चीज़ें लिखी हुई हैं, बस थोड़ा सा इसको डेवलप करके सीख लेना है। और ये तभी डेवलप होगा जब आप कंटिन्यू थिंकिंग करेंगे, लगातार सोचेंगे। ठीक, वैसे भी आसान चीज़ें बोरिंग होती हैं, जो ना समझ में आए उसी को समझने में तो मज़ा है। जब चीज़ें आसानी से समझ में ही आ जाएं तो क्या फ़ायदा, उससे आपका माइंड डेवलप नहीं होगा। उन चीज़ों को समझने से माइंड डेवलप होता है जो आसानी से समझ में ना आए। और इसीलिए मैथमेटिक्स से क्रिटिकली थिंकिंग की जो माइंडसेट होती है वो डेवलप होती है। इसीलिए आज भी आप अगर गूगल पर स्मार्टेस्ट मैन को सर्च करेंगे तो टेरेंस टाउ का नाम आता है। ही इज़ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, टेरेंस टाउ। आप करके देखिएगा, वर्ड्स स्मार्टेस्ट मैन आप सर्च करिए, इन्हीं का नाम आएगा। ही इज़ ए मैथमेटिशियन। कारण इसका यही होता है कि मैथमेटिक्स, बहुत लोग पूछते हैं सर क्या इसका यूज़ है डेली लाइफ में। भैया लिटरेचर का कोई यूज़ है? बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तेरी जुल्फ़ों में खो जाऊँ, कोई फिजिबल थिंग है वो? इम्पॉर्टेंस लेकिन उसका भी है। दैट्स अनदर डायमेंशन ऑफ लाइफ। सो मैथमेटिक्स इन इटसेल्फ इज़ अनदर डायमेंशन। ज़रूरी नहीं है कि आप उनका डेली लाइफ में यूज़ पा जाएं, हालांकि होता है, बहुत बेसिक लेवल पर चीज़ें समझ में कम आती हैं। तो बाहर तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री काम करता ही, लेकिन उसके पीछे जो डीप साइंस होता है वो मैथमेटिक्स से ही डेवलप होता है। इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ साइंस कहते हैं, मदर ऑफ ऑल साइंसेस। और इसका काम यही है कि जो मैथमेटिक्स पढ़ लेता है फिर वो कुछ भी पढ़ सकता है, उसके लिए कोई भी सब्जेक्ट कठिनाई नहीं प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि उसका माइंड डेवलप हो जाता है। हमने यहाँ पर कहानी सुनाई होगी कि जो नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद अरिस्टाटल या सोक्रेटिस थे या प्लेटो थे। सोक्रेटिस तो नहीं थे, अरिस्टाटल या प्लेटो में से कोई था। उन्होंने एक अपनी संस्था खोली थी, उसमें वो फिलॉसफी पढ़ाते थे।
लेकिन उनकी फ़िलॉसफी पढ़ाया जाता था, लेकिन उनकी स्कूल में एडमिशन की एक क्राइटेरिया थी कि आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, जबकि उससे कोई उनका कनेक्शन नहीं है, फ़िलॉसफी पढ़ा रहे हैं वो। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, मीन्स मैथमेटिक्स आनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है एक मैथ्स पढ़ने वाले छात्र का जो माइंड होता है बहुत ही डेवलप्ड होता है। अगर वो सही में थिंकिंग कर रहा है, सही में पढ़ रहा है, तो सिलेबस वालों का नहीं। सिलेबस वाले बस सिलेबस पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहते हैं बहुत कठिन चीज़ है, मैथ बेकार है, यूज़ नहीं है। तो ये क्यूरियोसिटी डेवलप करता है और जानने की। ठीक, ये बात हो गई आज, थोड़ा डीप बात हुई, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है, किसी सेट का पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन कैसे होता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे पार्टीशन कर देता है। एक एग्जांपल से मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसमें पार्टीशन भी आ जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास भी आ जाएगा, सारी बातें आ जाएंगी और इसकी तीनों प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो जाएगी इक्विवेलेंस क्लास की। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हमको एक सेट लेना होगा और एक इक्विवेलेंस रिलेशन लेना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन आपके लिए डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल, इन सारी बातों को एक ही एग्जाम्पल में कंक्लूड हो जाएगा। मान लीजिए जो सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर है। लेट ए बराबर जेड, जो हमने सेट कंसीडर किया है वो इंटीजर का सेट हमने कंसीडर किया है। चलिए एक नंबर हम 2 ले लेते हैं। एंड लेट आर बी ए रिलेशन, आर बी ए रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन है कि कोई भी दो इंटीजर तभी रिलेटेड होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, या इसी को कैसे लिखते हैं, ए रिलेटेड टू बी, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, या इसी को कैसे पढ़ते हैं, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2, या इसी को कैसे पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। तीनों बातें इक्विवेलेंट हैं। 2 ए माइनस बी को डिवाइड तभी करेगा जब ए माइनस बी इवन होगा, और इसी को कह सकते हैं कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। तो यह रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि यह रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो पहला कंडीशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का। यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये बातें हमको समझनी है। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, और ए कामा ए आर में कब होगा, जब 2 ए माइनस ए को डिवाइड करेगा, जब 2 क्या करेगा, ए माइनस ए को डिवाइड करेगा, या जब 2 क्या करेगा, 0 को डिवाइड करेगा। और भैया 0 को हर एक नंबर डिवाइड करता है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, हमेशा के लिए ट्रू है। फॉर ऑल ए, हर एक ए के लिए ए माइनस ए 0 ही आएगा, और 2 हमेशा 0 को डिवाइड करेगा। तो यह रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए ध्यान दीजिए, हमको ये मान के चलना पड़ता है कि ए और बी रिलेटेड हैं, उसके बाद दिखाना होता है कि बी कॉमा ए भी रिलेटेड होगा। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी रिलेटेड हैं। तो अगर ए और बी रिलेटेड हैं तो बाय डिफिनीशन क्या रहा होगा,
2 हमारा a माइनस बी को डिवाइड कर रहा होगा तभी रिलेटेड है। और आप बताइए अगर 2a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या माइनस ऑफ a माइनस बी को नहीं डिवाइड करेगा? 2 अगर 6 को डिवाइड करता है तो 2 माइनस 6 को भी डिवाइड करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उस माइनस को अंदर भेजने से हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? 2 b माइनस ए को डिवाइड कर रहा है और यही तो डिफिनीशन है कि b कॉमा ए रिलेटेड है, b कॉमा ए रिलेटेड है। सिमेट्रिक भी हो गया। c ट्रांजिटिव, ये और आसान है। इसमें मानना पड़ता है कि a और b रिलेटेड है और b और c रिलेटेड है। सॉरी, तो मान लेते हैं ए बी रिलेटेड है। अब ए बी रिलेटेड है तो क्या होगा? 2a माइनस बी को डिवाइड करेगा बाय डिफिनीशन। एंड मान लेते हैं बी सी रिलेटेड है तो बाय डिफिनीशन क्या होगा? 2b माइनस सी को डिवाइड करेगा। अब 2a माइनस बी को भी डिवाइड करता है, 2b माइनस सी को भी डिवाइड करता है, तो 2 इनके सम को भी डिवाइड करेगा, 2 इनके सम को भी डिवाइड करेगा और सम करने से b से b कट जाएगा और ये क्या इम्प्लाई कर देगा कि 2a माइनस सी को भी डिवाइड करेगा। और यही तो डिफिनीशन है कि a कॉमा सी आर में होगा। तो a कॉमा बी बी कॉमा सी हमने आर में माना और दिखा दिया कि a कॉमा सी भी आर में होगा। तो भैया यह रिलेशन क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। यह रिलेशन क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया जेड पर। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो सेट को पार्टीशन करना चाहिए, वह जेड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। तो अब हम लोग वह पार्टीशन निकालेंगे। ठीक, चलिए इक्विवेलेंस रिलेशन हमने दिखा दिया, ये अलग पार्ट हो गया। अब हमको जेड का पार्टीशन करना है। z का पार्टीशन करना है। नाउ अब आप बताइए, जब इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमने ये बात कर ली, अब क्या होगा? हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा। तो चलिए 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? जो उससे रिलेटेड है। मीन्स इसमें वो सारे इंटीजर आएंगे जो कि क्या हो? b से रिलेटेड हो। अच्छा, मैं इसको 0 रिलेटेड b लिखूं या b रिलेटेड 0 लिखूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि r हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सिमेट्रिक तो होगा ही होगा। दोनों में से आप कोई भी चीज़ें यूज कर सकते हैं। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें वो सारे इंटीजर आएंगे कि 2 क्या करे? b माइनस 0 को डिवाइड करे। यह रिलेशन में होने का कंडीशन है बाय डिफिनीशन। a b तभी रिलेटेड होंगे जब 2 क्या करे? a माइनस बी या b माइनस ए को डिवाइड करे। ठीक, क्योंकि a और b को हम इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है। तो अगर a कॉमा b रिलेटेड है तो b कॉमा a भी रिलेटेड होगा। तो हम यहाँ b माइनस 0 लिखें या 0 माइनस b लिखें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आएगा वही। अब देखिए कि इसमें वो सारे इंटीजर आएंगे कि 2 क्या करे? उसको डिवाइड करें। अब अगर 2 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर इवन है। इसका मतलब जो b होगा, b 2k टाइप का होगा जहां पर k कोई इंटीजर होगा, क्योंकि किसी भी इवन इंटीजर को 2k टाइप से लिखा जा सकता है। अब b अगर 2k टाइप का है तो इसका मतलब क्या? इसमें 2k आ रहा है जहां पर k हमारा इंटीजर है। यही तो हुआ। अब k को बदलते जाइए, अलग अलग एलिमेंट मिलता जाएगा। k 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 1 होगा तो 2 आ जाएगा, 2 होगा तो 4 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ऐसे -1 रखेंगे तो -2, -4, डॉट डॉट डॉट। सही है। तो 0 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या आ गया? सारे इवन इंटीजर आ गए। अब आप प्रॉपर्टी को याद करिए, हमने क्या कहा था कि अब अगर इसके इक्विवेलेंस क्लास के किसी भी एलिमेंट का हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे फिर से यही सेट आ जाएगा। मीन्स अब सारे इवन इंटीजर का इक्विवेलेंस क्लास यही आएगा और कुछ नहीं आएगा।
पहली प्रॉपर्टी यही है ना कि अगर कोई भी दो एलिमेंट रिलेटेड है तो उनका इक्विवेलेंस क्लास सेम होगा। अब ये जीरो से ये सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, ये सारे एलिमेंट जीरो से रिलेटेड हैं, तभी तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में आए। इसका मतलब क्या, अब इनमें से किसी का भी हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो फिर से यही सेट आ जाएगा, कोई दूसरा सेट नहीं आएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि इसमें सारे इवन इंटीजर आ गए, इसका मतलब अभी एक क्लास बचा है जिसमें सारे ऑड इंटीजर आ जाएंगे, और वह किसकी क्लास होगी, 1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी। तो 1 के इक्विवेलेंस क्लास में कौन से इंटीजर आएंगे कि b क्या हो, 1 से रिलेटेड हो। इसका मतलब क्या है कि वो सारे इंटीजर आएंगे कि क्या हो, 2b-1 को डिवाइड करे। अब 2b-1 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब b-1 हमारा इवन इंटीजर है, मीन्स 2 के टाइप का होगा। और इसका क्या मतलब हुआ कि b, वो सारे b आएंगे कि b बराबर 2k+1 टाइप का होगा, जहाँ k हमारा इंटीजर है। अब k की वैल्यू आप बदलते जाइए, k को 0 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 लेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 5 आ जाएगा। सिमिलरली माइनस में लेंगे तो -1, -3, -5 एंड सो ऑन। तो इस 1 की इक्विवेलेंस क्लास में सारे ऑड इंटीजर्स आ गए, सारे इवन यहाँ हो गए, सारे ऑड यहाँ हो गए। अब किसी भी ऑड इंटीजर का हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो इसी के बराबर आएगा, और सारे इवन का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो क्या अब किसी और एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालने की ज़रूरत है, नहीं है, क्योंकि सब के सब या तो इसमें आ गए या तो इसमें आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो z था हमारा वो 0 की इक्विवेलेंस क्लास और 1 की इक्विवेलेंस क्लास में डिवाइड हो गया। एक सबसेट हमको 0 की इक्विवेलेंस क्लास मिल गई और दूसरा 1 की इक्विवेलेंस क्लास मिल गई, और अगर हम दोनों का यूनियन करेंगे तो पूरे का पूरा z आ जाएगा, क्योंकि सारे इवन को ये कंटेन करता है, सारे ऑड को ये कंटेन करता है। यूनियन करने पर पूरा पूरा z आ जाएगा। क्लियर बात है। और आप और ध्यान दें कि दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें सारे ऑड हैं, इसमें सारे इवन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या किया कि 0 और 1 z का पार्टीशन हो गए, 0 और 1 z का पार्टीशन हो गया, 0 और 1 z का पार्टीशन हो गया। और 0 1 के सेट को हम z2 से दिखाते हैं, क्योंकि हमने रिलेशन डिफाइन किया है 2 डिवाइड्स a - b, तो इसीलिए z2 लिख दिया। z2 में क्या आएगा, 0 की इक्विवेलेंस क्लास आएगी और 1 की इक्विवेलेंस क्लास आएगी। अब मैं इसी प्रोसेस को जनरलाइज कर देता हूं कि अगर बस कोई भी डिफरेंस नहीं करना है, बस 2 की जगह पर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, m, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m आप चूज कर सकते हैं, जहां m ग्रेटर देन 0 बिलोंग्स टू z है। पॉजिटिव की बात करते हैं, नेगेटिव वैसे ही फॉलो हो जाएगा। तो अगर m की बात करते हैं तो जैसे इक्विवेलेंस क्लास जहाँ जहाँ 2 लिखा था सिर्फ आपको वहाँ वहाँ m लिख देना है, और सिमिलर प्रोसेस से आपको इक्विवेलेंस क्लास दिखा देना है। ठीक, ये बात हो गई। अब जब m आएगा तो आप ध्यान दीजिए, जब 2 था तो 0 मिला 1 मिला, जब m 2 था तो 0 की इक्विवेलेंस क्लास मिली, 1 की इक्विवेलेंस क्लास मिली, उसी में पूरे का पूरा z हमको मिल गया। लेकिन ऐसे ही अगर 3 होता तो हमको 0 का निकालना पड़ता, 1 का निकालना पड़ता और 2 का निकालना पड़ता। ऐसे ही अगर m4 होता तो 0 का निकलता, 1 का निकलता, 2 का निकलता, 3 का निकलता। ऐसे ही इन जनरल अगर m है, अगर इन जनरल m है तो हमको 0 को निकालना पड़ेगा, 1 को निकालना पड़ेगा, 2 को डॉट 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 m-1 तक निकालना पड़ेगा एक कम बार। और अब जो ये सेट बनेगा इसको zm से दिखाएंगे, और यही zm क्या होगा, z का पार्टीशन होगा, z का वो पार्टीशन कर देगा। ठीक, इस रिलेशन का एक खास नाम होता है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो m। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो m, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो m, ये इसका नाम है पूरा। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। इससे हमने सेट को पार्टीशन करना भी सीख लिया, z को हमने पार्टीशन कर दिया, बराबर भागों में, बराबर तो नहीं कहेंगे लेकिन
सबसेट्स में डिवाइड कर दिया, उसका एक पार्टीशन कर दिया। और प्रॉपर्टीज़ भी हमने वेरीफाई कर ली कि यूनियन करने पर पूरा का पूरा सेट मिल जाता है, और किसी भी दो इक्विवेलेंस क्लास का जो इंटरसेक्शन होता है वो नॉन एम्प्टी होता है, डिसजॉइंट होता है। ठीक है, तो चलिए, इसमें कुछ ज़्यादा ही हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, आप सीखिए इसको और समझने का प्रयास करिए। नहीं आता है तो फ़ौरन आप फिर से पूछिए, मैं अगले लेक्चर में फिर से उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।